जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरआरबी ग्रुप डी के साइंस के 19 मॉक टेस्ट में। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम प्रत्येक मॉक टेस्ट में साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं और हमारा टारगेट रहता है 25 में से 25 मार्क्स लाने का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान कितना होता है? तो सबसे पहले आपको पानी का फॉर्मूला आना चाहिए। पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है और कितने अणु हैं हाइड्रोजन के? हाइड्रोजन के 2 अणु हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16 और परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8। जब 2 गुणा 1 करेंगे तो 2 हो जाएगी, प्लस 16 कितने आ गए? ये हो जाएंगे 18। तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि पानी के एक अणु में, यहाँ पानी के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है? पानी के एक अणु का द्रव्यमान होता है 18। तो अब पूछा है पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान, तो 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 पंजे 90, तो 90 यूनिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 90 यूनिट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब आपके पास यदि कोई किसी का भी परमाणु द्रव्यमान निकालना पूछे, आपको ऐसे ही परमाणु द्रव्यमान निकालना है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातक नहीं है? तो आपको सबसे पहले आना चाहिए कि ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? जो कोई सॉलिड या ठोस सीधा गैस में बदल जाता है बिना द्रव में बदले, तो उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। तो ऊर्ध्वपातन को कौन कौन दर्शाता है, कौन कौन नहीं दर्शाता है? तो सबसे पहले बात करते हैं बर्फ की। बर्फ ऊर्ध्वपातन को दर्शाती है या नहीं दर्शाती है? तो बर्फ ऊर्ध्वपातन को नहीं दर्शाती है। हमारा ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बर्फ को जो हम गर्म करते हैं तो पहले ये द्रव में बदलेगी और फिर बाद फिर गैस में बदलेगी, तो ये ऊर्ध्वपातन को नहीं दर्शाती है। और ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं कि ठोस होता है वो डायरेक्ट गैस में बदल जाता है, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। लेकिन बर्फ होगी वो पहले तो द्रव में बदलेगी फिर गैस में बदलेगी, तो ये ऊर्ध्वपातन को नहीं दर्शाती है। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। अब ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमोनियम क्लोराइड ऊर्ध्वपातन को दर्शाती है नहीं दर्शाती है? तो अमोनियम क्लोराइड ऊर्ध्वपातन को दर्शाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम की दृष्टि से कि अमोनियम क्लोराइड ऊर्ध्वपातन को दर्शाती है नहीं दर्शाती है? तो ये दर्शाती है। नेपथलीन भी दर्शाती है और कपूर भी। कपूर को तो आप जानते होंगे, गाँव में यूज होता है कपूर, यहाँ घरों में यूज होता है खूब। तो ये तीनों दर्शाते हैं, आपको इन तीनों को याद रखना है। चौथा ऑप्शन आपको कुछ भी दे सकता है। तो अमोनियम क्लोराइड, नेपथलीन और कपूर ये सभी ऊर्ध्वपातन को दर्शाती हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि जल को पंकित जल से अलग करने के लिए किया जाता है? तो सबसे पहले बात करते हैं पृथक्कारी कीप की। पृथक्कारी कीप का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो पृथक्कारी कीप का उपयोग किया जाता है दो अमिश्रणीय, मतलब ऐसा मिश्रण जिसमें दो द्रव आपस में मिश्रित नहीं होते हैं, उसको अलग करने के लिए। जैसे जल और तेल का मिश्रण, जल और तेल का मिश्रण को अलग करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? पृथक्कारी कीप का, क्योंकि ये ऐसे मिश्रण होते हैं जो आपस में मिश्रित नहीं होते हैं। तो पृथक्कारी कीप का उपयोग किसके लिए किया जाता है? दो अमिश्रणीय तत्वों को अलग करने के लिए, दो अमिश्रणीय द्रवों को आपस में अलग करने के लिए पृथक्कारी कीप का उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल की दृष्टि से जल और तेल के मिश्रण को अलग करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? पृथक्कारी कीप। अब आपसे कैसे भी पूछा जा सकता है कि पृथक्कारी कीप का उपयोग किसमें करते हैं, कैसे करते हैं, और जल और तेल के मिश्रण को अलग करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? कोई किसी कैसे भी आपसे पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं आसवन की। आसवन विधि का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो आसवन विधि का उपयोग किया जाता है दो मिश्रणीय तत्वों को अलग करने के लिए, दो मिश्रणीय द्रवों को आपस में अलग करने के लिए आसवन विधि का उपयोग किया जाता है। दो मिश्रणीय द्रव कैसे होंगे? जैसे जल और शराब का मिश्रण, जल और शराब का मिश्रण, जो ऐसे मिश्रण जो आपस में पूर्णतः घुल जाते हैं, उनको अलग करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? आसवन विधि का उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं निस्यंदन की। निस्यंदन का उपयोग किसके लिए करते हैं? तो ठोस और द्रव को अलग करने के लिए निस्यंदन का उपयोग करते हैं। जैसे पंकिल जल का मतलब होता है कीचड़ युक्त जल। पंकिल जल का मतलब क्या होता है? कीचड़ युक्त जल। कीचड़ में क्या होते हैं? ठोस के अणु होते हैं और जल क्या है? द्रव है। तो ठोस और द्रव को अलग करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? निस्यंदन का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आएंगे और आपको इन्हें याद कर लेना है। इन तीनों चारों से एक नई क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में बनता है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 किलोग्राम का एक लड़का 9 सेकंड में 45 सीढ़ियों की चढ़ाई करता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, जी का मान कितना लेना है? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जी का मान लेना है। तो आपने शक्ति का फॉर्मूला पढ़ा होगा। शक्ति बराबर क्या होता है? शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, या कार्य को कैसे लिख सकते हैं?
कार्य को लिख सकते हैं mgh/t। कार्य को लिखते हैं mgh और शक्ति होता है कार्य बटे समय। तो शक्ति का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, mgh/t। यह शक्ति का फॉर्मूला बन जाएगा। तो अब शक्ति के में मान रखेंगे, m का मान कितना दिया हुआ है, m मतलब होता है मास। मास कितना दिया हुआ है, 50 किलोग्राम। तो 50 यहाँ लिख देंगे। m g की कितनी दी हुई है, g का मान लिखा है 10 मीटर प्रति सेकंड, इसको लेना है तो g का मान 10 ले लेंगे। और h कितनी दी हुई है, वह 45 सीढ़ियाँ चढ़ता है और प्रत्येक सीढ़ी की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, 15 गुणा 45, तो 45 सीढ़ियों की ऊंचाई निकल जाएगी। तो mgh का मान क्या जाएगा, 15 गुणा 45। यह 45 सीढ़ी की ऊंचाई निकल जाएगी। अब दिया हुआ है टाइम, टाइम कितना दिया हुआ है 9 सेकंड। तो 9 सेकंड में इसमें भाग दे देंगे 9 सेकंड का और इंटू कर देंगे 100 का, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दी हुई है ऊंचाई, हमें किस में लेनी है, मीटर में। जब सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 100 का भाग देते हैं। तो अब इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी, ये जीरो कट जाएगी, 9 से 45 कट जाएगा 5 बार। तो आपस में इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 25 गुणा 15 क्या आ जाएगा, 25 गुणा 15। ये आपस में आ जाएगा, 25 गुणा 15 करेंगे तो 375 आंसर आ जाएगा। और शक्ति का मात्रा क्या होता है, वाट। 375 वाट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। एक बार और समझा देता हूँ मैं इस सवाल को। शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। कार्य को लिख सकते हैं mgh और कार्य को लिख सकते हैं कि mgh। तो शक्ति बराबर हो कार्य बटे समय, ये मतलब कि mgh/t। m का मान कितना दिया हुआ है 50, g का मान कितना दिया हुआ है 10, h का मान कितना दिया हुआ है 15। 45 सीढ़ी की लंबाई निकालेंगे हम, तो ये हो जाएगी 15 गुणा 45। तो भाग दे देंगे 9 का, मतलब टाइम कितना है 9 सेकंड। और ऊंचाई दी हुई है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 का और गुणा कर देंगे 9 के साथ, यहाँ 100 का भाग दे देंगे। इस जीरो से जीरो कट लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 15 गुणा 25। 15 गुणा 25 करेंगे तो आ जाएगा 375 वाट। तो ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के जे थॉम्सन मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक आवेश है, पहचान कीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं जे थॉम्सन मॉडल की। तो आप जानते होंगे कि जे थॉम्सन ने एक परमाणु मॉडल दिया था, और इनके परमाणु मॉडल को क्या कहते हैं, प्लम-पोडिक मॉडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तरबूज का मॉडल भी कहते हैं। आपने पढ़ा होगा ये क्वेश्चन कि किसके मॉडल को परम्परिक मॉडल कहा जाता है या तरबूज का मॉडल भी कहा जाता है। वो कहा जाता है जे थॉम्सन को। इन्होंने कहा था कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन ऐसे वितरित होते हैं जैसे तरबूज में उनके बीज वितरित होते हैं, जगह जगह पर ऐसे परमाणु में ऐसे इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं। अब बात करते हैं इनमें धनात्मक आवेश को कैसे पहचान कर सकते हैं। तो ऑप्शनों को पढ़ते हैं, उससे हमें पता चलेगी। परमाणु की सतह पर समान रूप से वितरित होते हैं, परमाणु की सतह पर समान रूप से वितरित नहीं होते हैं धनात्मक आवेश। समान रूप से सभी परमाणुओं में वितरित होते हैं, तो यही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समान रूप से सभी परमाणुओं में वितरित होते हैं धनात्मक आवेश। इन्होंने यही कहा था धनात्मक आवेश के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की गति को क्या लिखा है, वी लिखा है। तरंग दैर्ध्य को क्या लिखा है, एक्स लिखा है। और आवृत्ति को क्या लिखा है, एफ लिखा है। के रूप में एक दूसरे संबंधित हैं। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, बी बराबर एन लेमड़ा। बी बराबर क्या होता है, एन लेमड़ा। बी क्या होता है, वेग होता है। एन क्या होता है, एन होती है आवृत्ति। और लेमड़ा क्या होता है, लेमड़ा होता है तरंग दैर्ध्य। तो यहाँ पे हम तरंग दैर्ध्य को क्या लिखा गया है, तो तरंग दैर्ध्य को लिखा गया है, तो तरंग दैर्ध्य को एक्स नहीं लिखा गया है, यहाँ पे लेमड़ा ही लिखा गया है तरंग दैर्ध्य को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बी बराबर एन लेमड़ा, तो ये हो जाएगी बी बराबर एन तरंग दैर्ध्य को क्या लिखा है, एफ लिखा है। और लेमड़ा की जगह लेमड़ा, बी बराबर एफ लेमड़ा। तो ऑप्शन में देखेंगे बी बराबर एफ लेमड़ा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत दे दिया है, तरंग दैर्ध्य को एफ के रूप में ही लिखा है, तरंग दैर्ध्य को एफ के रूप में ही लिखा गया है। वी बराबर एफ लेमड़ा, यहाँ आपको याद रखना है वी बराबर एन लेमड़ा। बी क्या होता है, वेग होता है। एन क्या होता है, आवृत्ति होती है। लेमड़ा क्या होता है, तरंग दैर्ध्य। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु और अम्ल की जब क्रिया कराते हैं तो लवण बनता है, और फिर कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। तो ये प्रक्रिया कौन सी है, तो मैं आप सबसे पहले आपको बता दूं, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं इस सवाल को। अम्ल, एक हमसे बोला है कि अम्ल लेने को, अम्ल कौन सा लेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लेंगे। हमने एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया, और एक प्रकार एक धातु ले लेंगे। जैसे मैंने ले ली सोडियम धातु, मैंने सोडियम धातु ले ली। जब इनकी क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, NaCl। मैं इसको 2 ले लेता हूँ, दोनों को 2 ले लेता हूँ, तो क्या बनेगा 2NaCl। 2NaCl बन जाएगा NaCl। और कौन सी गैस निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। केमिस्ट्री से ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, और आशा है कि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। आपको कौन से धातु होते हैं, कौन अम्ल, किनको अम्ल कहते हैं, किनको अधातु कहते हैं, आपको इन्हें भी याद रखना है कि
जब हम कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सॉल्व करके आंसर लाते हैं, इनको याद नहीं, ऐसे क्वेश्चन को हम याद नहीं कर सकते, इनको सिर्फ सॉल्व करके आंसर ला सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों का। तो ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु और अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है? तो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में कौन सी धातु और अधातु पाई जाती हैं? आपको इन्हें याद रखना है। यदि आपसे धातु कहे तो वो हो जाएगी मरकरी। मरकरी क्या है? Hg कहते हैं, पारा कहते हैं इसको। तो Hg क्या है? धातु है। Hg धातु हो जाएगी, मरकरी धातु हो जाएगी, और क्या है? ब्रोमीन। ब्रोमीन अधातु है। धातु कहे तो हमारा राइट आंसर होगा मरकरी, और धातु कहे तो ब्रोमीन अपना राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, मरकरी और ब्रोमीन। आपको इन्हें याद रखना है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। कई ऑप्शन में ऐसा होगा कि ये दोनों ही ऑप्शन में दे देंगे और कहा जा सकता है कि कमरे के तापमान पर कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है, तो वो हो जाएगी मरकरी। तो और धातु की कहे तो ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थिति जिसमें वृद्धावस्था में मानव का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया और धुंधला हो जाता है कहलाती है। तो वृद्धावस्था में मानव का लेंस होता है, क्रिस्टल लेंस होता है, वो दूधिया और धुंधला हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मोतियाबिंद। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, उसको कहते हैं मोतियाबिंद। अब यहाँ पर दिया हुआ है निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। तो सबसे पहले बात करते हैं निकट दृष्टि दोष की। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ये एग्जाम में कभी नहीं पूछा जा सकता, या पूछा भी नहीं जाएगा कि निकटदर्शी दोष में क्या होता है, निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ये सिर्फ इसकी डेफिनेशन है। इसमें पूछा जा सकता है कि निकटदर्शी दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं, और फिर बात करते हैं कि दूरदर्शी दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं। तो निकटदर्शी दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। निकटदर्शी दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, और दूरदर्शी दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस का। आपको इन दोनों को याद रखना है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में बन सकता है। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो उत्तल प्लस अवतल दोनों का उपयोग करते हैं। उत्तल और अवतल दोनों का उपयोग करते हैं जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। निकट के दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग, और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। रक्तचाप के बारे में मैंने आपको कल बता दिया था। अब आपको कमेंट करके बताना है कि रक्तचाप के मापन यंत्र को क्या कहते हैं। वह कौन सा यंत्र है जिससे हम रक्तचाप को मापते हैं, ब्लड प्रेशर को मापते हैं? इसको आपको कमेंट करके बताना है। सो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्व के खिंचाव के कारण ऊपर और नीचे की तरफ तनों और जड़ों में वृद्धि होती है, यह क्या कहलाती है? तो अब मैं मान लो ये कोई जमीन है, यहाँ पर कोई पेड़ लगा हुआ है, तो ये है पेड़ की जड़। ये पेड़ की जड़ किस दिशा में बढ़ेंगी? तो ये पेड़ की जड़ नीचे की दिशा में बढ़ेंगी। और नीचे की तरफ कौन सा बल कार्य करता है? नीचे की तरफ कार्य करता है गुरुत्वाकर्षण बल। नीचे की तरफ कौन सा बल कार्य करता है? गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये किसको दर्शाएंगी? गुरुत्वानुवर्तन को। क्या किसको दर्शाएंगी? गुरुत्वानुवर्तन को दर्शाएंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यदि पेड़ की टहनियाँ कहे या पेड़ की ऊपर के हिस्से को कहे तो ऊपर का हिस्सा किसको दर्शाता है? यह दर्शाता है प्रकाशानुवर्तन को। और प्रकाश कहाँ होता है? ऊपर होता है। तो यह किसको दर्शाएंगे? प्रकाशानुवर्तन को। नीचे का मतलब जड़ें किसको दर्शाएंगे? ये दर्शाएंगे गुरुत्वानुवर्तन को। सो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा जल का पीएच मान कितना कम होने पर अम्ल वर्षा कहलाता है? तो आप जानते हो कि अम्ल वर्षा 5.6 पीएच मान से कम हो जाएगा तो वह अम्ल वर्षा कहलाएगी। और अम्ल वर्षा की बात करें तो इसका कारण क्या बनता है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा का कारण बनते हैं। आपको इन्हें याद रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि किसके कारण अम्ल वर्षा होती है। तो वह नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, इनके कारण अम्ल वर्षा होती है। और पीएच मान 5.6 से कम होने पर वह अम्ल वर्षा कहलाती है। अब बात करें पीएच स्केल की। क्या करें? पीएच स्केल की बात करें तो पीएच स्केल की किसने विकसित किया था? पीएच स्केल। तो पीएच स्केल सोरेनसन ने विकसित किया था। पीएच स्केल सोरेनसन ने विकसित किया था। और पीएच स्केल की अब बात करें तो पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 तक यूनिट होती हैं। इसमें ये बीच में होता है 7। 7 किसको दर्शाता है? 7 दर्शाता है उदासीन को। 7 उदासीन को दर्शाता है। और 1 से लेकर 6 तक या 6.9 तक क्या दर्शाता है? अम्लीय दर्शाता है। और 7.1 से लेकर 14 तक क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है क्षारीय। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ऑप्शन हमारी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एल्यूमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड परत एल्यूमिनियम की उन वस्तुओं पर विकसित हो जाती है जिन्हें आकर्षण फिनिश देने के लिए रंगा जाता है? तो वह क्या कहलाती है? वह कहलाती है एडोनीकरण। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। और उस बच्चे इसमें गैल्वेनीकरण लगा देंगे। गैल्वेनीकरण में किसका उपयोग किया जाता है?
तो गैल्वेनीकरण में उपयोग किया जाता है जिंक का। और लोहे की वस्तु को जंग से बचाने के लिए उस पर एक जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है। आपको इन दोनों के मध्य डिफरेंस को याद रखना है। एल्यूमिनियम की कहे आपसे तो एनोडीकरण हो जाएगा, और जिंक की कहे तो गैल्वेनीकरण। आपको इन दोनों को याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा एग्जाम की दृष्टि से ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? वो हो जाएगा पित्तरस और अग्नाशय रस। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पित्तरस और अग्नाशय रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पादप हार्मोन से। ऑक्सीन पौधे में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है? ऑक्सीन किसका कार्य करता है? तो वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। इसको करता है, वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अन्य पादप हार्मोनों की। अन्य पादप हार्मोन जैसे एथिलीन हार्मोन की। मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है एग्जाम में एथिलीन हार्मोन। एथिलीन हार्मोन एकमात्र गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला हार्मोन है। एकमात्र गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हार्मोन है जो पौधे के फलों को पकाता है। किसको पकाता है? पौधे के फलों को पकाता है। आपको एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा एंजाइम है जो फलों को पकाने में सहायता करता है? हो जाएगा एथिलीन हार्मोन। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो एकमात्र गैसीय अवस्था में पाया जाता है? हो जाएगा एथिलीन हार्मोन। तो यह हो जाएगा। फिर बात करते हैं एफसीसी अम्ल की। एफसीसी अम्ल की बात करते हैं। एफसीसी अम्ल, एफसीसी अम्ल क्या करता है? पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करता है और पत्तों को जड़ाने में सहायता करता है। किसको? पत्तों को जड़ाने में सहायता करता है और पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करता है। पौधे जो विकसित हो रहे हैं उनको रोकता है। तो ये हो जाएगा एथिलीन हार्मोन, सॉरी एफसीसी का हार्मोन। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ऑप्शन नंबर ए इसका तो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीन हार्मोन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में लक्षणों की वंशानुगति के नियम नीचे वर्णित कुछ तथ्यों से संबंधित है। एक को छोड़कर सभी सही हैं। गलत विकल्प का चयन करें। तो गलत विकल्प का चयन करना है। तो प्रत्येक गुण पैतृक और मातृ डीएनए से प्रभावित हो सकता है। तो प्रत्येक मतलब पिता और माता से ही डीएनए प्रभावित होता है, आप इसको जानते होंगे। ऑप्शन नंबर ये तो सही होगा। प्रत्येक गुण के लिए प्रत्येक बच्चे में 2 संस्कार होते हैं। हाँ, 2 संस्कार होते हैं, एक्स और वाई। प्रत्येक गुण के लिए प्रत्येक बच्चे में 1 संस्कार होता है। तो अब मैं आपको बता दूं कि ऐसे क्वेश्चन में एक इसमें पॉजिटिव दिया होता है, एक नेगेटिव दिया होता है। मतलब दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे प्रत्येक बच्चे में 2 संस्कार होते हैं, जहाँ पे दिया 1 संस्कार होते हैं। तो हमारा राइट आंसर इन दोनों में से एक ही होगा। ये मतलब इसका मतलब हो जाएगा कि पहला और चौथा तो 100% एकदम सही होंगे। इन दोनों में से एक ना एक आंसर होगा। एक ने इस क्वेश्चन की नहीं कह रहा आपसे, ऐसा ही क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, आपको सिर्फ उन दोनों में से ही लगाना है। किसी को आंसर लगाना है तो इन दोनों में से लगाना है। ये दोनों तो राइट हो जाएंगे। तो मैंने भी आपके लिए बताया था, उसमें 2 संस्करण होते हैं, एक्स और वाई, एक संस्करण नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मतलब कि ऑप्शन सी गलत होगा एग्जाम की दृष्टि से। वैसे ऑप्शन नंबर सी तो गलत है, लेकिन हमारा राइट आंसर होगा। गलत ही पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का एक भाग है जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है। डीएनए का एक कौन सा भाग है? तो जीन होते हैं, वे डीएनए के भाग होते हैं जो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब गुणसूत्र की बात करें तो मानव में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? मानव में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें 22 तो दैहिक गुणसूत्र कहते हैं उनको, और एक गुणसूत्र होता है 30वें नंबर का, जिसे लैंगिक गुणसूत्र कहते हैं, जिससे लिंग का निर्धारण होता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि 22 गुणसूत्र कौन से होते हैं? उन्हें कहते हैं दैहिक गुणसूत्र। और एक गुणसूत्र होता है, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं लैंगिक गुणसूत्र। केंद्र की कोई रोट फाउंड नहीं की थी, मैंने आपके लिए बता दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी जीव को कई टुकड़ों में काटा जा सकता है और प्रत्येक टुकड़ा एक पूर्ण रूप से जीव का रूप ले लेता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है पुनर्जनन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कोई भी एक एक प्रक्रिया है जिसमें एक जीव को कई टुकड़ों में काट दिया जाता है, जिससे प्रत्येक टुकड़ा एक जीव का रूप ले लेता है, उसे क्या कहते हैं? पुनर्जनन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विराम अवस्था से प्रारंभ होकर एक ट्रेन 5 सेकंड में 72 किलोमीटर प्रति आवर का वेग प्राप्त कर लेती है, तो त्वरण का मान कितना होगा? तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 72 किलोमीटर प्रति आवर। आप जानते हो कि जब 72 किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, क्योंकि आप मीटर प्रति सेकंड में क्यों बदलेंगे? क्योंकि आप जानते हो कि त्वरण का मात्रक क्या होता है? त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड उसका। तो यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे
फिर त्वरण का मान हम बताएंगे, क्योंकि त्वरण बताया वेग बटे समय। हम वेग को किस में बदलेंगे, मीटर प्रति सेकंड में। तो आप जानते होंगे कि बेहतर को मैं किलोमीटर प्रति आवर को जब मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 का गुणा करते हैं। किसका गुणा करते हैं, 5/18 का। जब किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 का गुणा करते हैं। और जब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर में बदलते हैं तो 18/5 का गुणा करते हैं। आप कैसे याद रखना है, या आप मैथ करते होंगे तो आप वहाँ पर आसान आराम से इन क्वेश्चनों को जानते होंगे। तो जब 18 से इसको 72 को काटेंगे तो 18 चौक 72 हो जाएगा। 5 का 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 20। कितना आ जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड। तो वेग का मान कितना आ जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड। त्वरण पूछा है तो त्वरण बराबर कितना होता है, वेग बटे समय। त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय। वेग कितना दिया हुआ है, 20 मीटर प्रति सेकंड। और समय कितना हो जाएगा, 5 सेकंड। 5 से 20 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण कितना आ जाएगा, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। लेकिन ऑप्शन क्या में इसमें दिए हुए हैं, किलोमीटर में दिए हैं, ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, थोड़ी टाइपिंग एरर हो गई है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर द्रव्यमान 10 किलोग्राम का एक डंबल 80 सेंटीमीटर की ऊंचाई से गिरता है तो यह फर्श पर कितना संवेग स्थानांतरित करेगा। तो आप जानते होंगे संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग। तो हमें संवेग निकालने की वेग की आवश्यकता होगी। तो वेग कैसे निकालेंगे हम, तो गति के तीसरे नियम से हम वेग का निर्धारण करेंगे या वेग निकालेंगे। तो गति का तीसरा समीकरण क्या होता है, गति का तीसरा समीकरण होता है बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2AH। क्या होता है, 2AH। यहाँ पे यू स्क्वायर तो जीरो हो जाएगा, किसी वस्तु को जब ऊंचाई से छोड़ते हैं तो उसका प्रारंभिक वेग जीरो होता है, तो यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, जीरो होता है। तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर बराबर 2 को जगह 2 लिख देंगे। ए क्या है, त्वरण है, त्वरण की जगह 10 ले लेंगे। एच कितनी दी हुई है, एच दी हुई है 80 सेंटीमीटर। जब 80 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो आ जाएगी 0.8। क्या आ जाएगी, 0.8। 0.8 मीटर। जब 0.2 हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगी, तो जो है 10 से ये 10 कट जाएगी। तो 8 दूनी कितने आ जाएगा, 16। बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया, बी स्क्वायर बराबर आ गया 16। जब बी का मान निकालेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ, बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 16। जब बी का मान निकालेंगे तो बी बराबर क्या आ जाएगा, 4। क्योंकि 16 किसका वर्गमूल होता है, 4 का। तो बी बराबर कितना आ गया, 4 मीटर प्रति सेकंड। बी क्या है, कितना आ जाएगा, 4 मीटर प्रति सेकंड। तो अब संवेग निकालेंगे। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग। द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 10 किलोग्राम द्रव्यमान दिया हुआ है। तो वेग कितना दिया हुआ है, वेग अभी निकाला था हमने, वेग कितना दिया हुआ था, 4। तो 10 का गुना 4 करेंगे तो हो जाएगा 40 किलोग्राम पर मीटर प्रति सेकंड। तो अब ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 4 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो इसमें 2 फॉर्मूले यूज हुए थे, आपको गति के समीकरण भी आना चाहिए और समय का फॉर्मूला भी आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कोशिका अंग का कौन सा घटक मुख्य रूप से पैकेजिंग सामग्री का कार्य करता है, जिसे या तो अन्य कोशिका लक्ष्य तक पहुंचाया जा सकता है या सेल के बाहर स्रावित किया जा सकता है। तो वह कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा गोल्जी का है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पैकेजिंग सामग्री का कार्य कौन करता है, वो करता है गोल्जी का है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट आप जानते होंगे, क्लोरोप्लास्ट को क्या कहते हैं, कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोप्लास्ट अहम भूमिका निभाता है। क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति में एक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, कोशिका का शक्तिग्रह कहते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोक्साइड आयनों की उच्च सांद्रता वाले विलयन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इनमें से सत्य कथन को जानना है। तो ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं, विलयन उच्च पीएच मान वाला क्षारीय विलयन होता है। तो सबसे पहले आपको जानते होंगे कि पीएच मान के बारे में, पीएच मान 7 से क्या होता है, 14 तक। यहाँ 1 से लेके 14 तक होता है, 0 से लेके 14 तक होता है। तो 1 से लेकर 7 तक क्या होता है, अम्लीय होता है। और 7 से लेके 14 तक क्या होता है, क्षारीय होता है। तो आप जानते हो कि जिसका पीएच मान उच्च है, यानी कि ज़्यादा है, तो ज़्यादा क्या होगा, 7 से ज़्यादा होगा, या ज़्यादा होगा तो 13 14 हो सकता है। तो वह क्षारीय विलयन होगा। हाँ, वह क्षारीय विलयन होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। उच्च पीएच मान किसका होता है, क्षारीय का होता है। या ग्रुप डी 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कॉपर क्लोराइड विलयन का रंग कैसा होता है। तो यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ग्रुप डी 2022 में पूछा गया था। कॉपर कॉपर क्लोराइड का कॉपर क्लोराइड विलयन का रंग कैसा होता है, वो होता है नीला हरा। कैसा होता है, नीला हरा होता है कॉपर क्लोराइड के विलयन का रंग। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुलरीन में कितने कार्बन परमाणु होते हैं। तो फुलरीन में कितने कार्बन परमाणु होते हैं, तो फुलरीन में होते हैं 60 कार्बन परमाणु। ये ऐसे क्वेश्चन है, एनडी के 3 4 ये
एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं, इनमें कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आपको याद होते हैं तो हम इस क्वेश्चनों को कर पाते हैं, अन्यथा इन क्वेश्चनों को नहीं कर पाते हैं। जैसे फ्लोरीन में आपको पता होनी चाहिए कि कितने कार्बन के परमाणु होते हैं, तो फ्लोरीन में 60 कार्बन के परमाणु होते हैं, ये आपको याद रखनी है। ये हम इसको सॉल्व करके नहीं ला सकते इसका आंसर। तो 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी जेईई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटाबॉलिज्म या चयापचय से संबंधित है। तो चयापचय से संबंधित क्या है? शरीर में होने वाली सभी रासायनिक प्रतिक्रियाएं, ये तो संबंधित है। शरीर में सरल अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण, ये भी संबंधित है। चयापचय का मतलब होता है उपचय और अपचय, तो ये भी सही होगा। तो तीनों ही राइट आंसर हो जाएंगे और ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 1, 2 और 3 सभी राइट हो जाएंगे। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। और एनटीपीसी में 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्या पता आपके पास ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है? तो पाचन तंत्र का कौन सा एक हिस्सा नहीं है? तो सबसे पहले बात करते हैं यकृत की। यह पाचन तंत्र का एक हिस्सा है। आमाशय यही पाचन तंत्र का एक हिस्सा है। और मुंह, ये भी एक पाचन तंत्र का हिस्सा है, क्योंकि जो पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है वो मुंह से ही स्टार्ट हो जाती है या मुख से ही स्टार्ट हो जाती है। तो बात करें हृदय की, तो हृदय पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। और हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं? हृदय के अध्ययन को कहते हैं कार्डियोलॉजी। हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी हृदय के अध्ययन को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये थे आज के 25 क्वेश्चन। तो ये थे आज के आपके 25 क्वेश्चन। तो आज का होमवर्क क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके नहीं आया हूँ। आपका होमवर्क क्वेश्चन मैंने शायद आपको शुरुआत में दे दिया था कि मैं इसका कमेंट करके आंसर बताओ, इसका आंसर क्या होगा। आपको उसका आंसर कमेंट करके बता रहा है। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट करके ज़रूर ये बता देना कि आपको वीडियो कैसी लगी।